जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एस्पिरेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स हब पर। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल क्यों कहें कि चंद घंटों के बाद ही हम अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करेंगे आपस में। और इस उपलक्ष्य में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, तो यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट की दृष्टि से कि अकेले अगर इस पूरे टॉपिक को सही से क्लियर कर लिया जाए तो इससे करीब 5 से 7 नंबर आपके पेपर में बनने की संभावनाएं होती हैं। बहुत प्रचलित अगर कहें कि सीटेट का सबसे जो फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना किसी देर के। सर्वप्रथम हम बात करें अगर जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई। यह हमारे कोई काम की बात नहीं, बस इसमें एक काम की बात है कि यह एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब स्विस साइकोलॉजिस्ट का मतलब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि कभी कभी हमारे पेपर में ये पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक बनने से पहले ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने जो है 3 बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित परीक्षण किया था। उसके परीक्षण में जो निष्कर्ष निकले वो इनने अपनी थ्योरी में बताए। अगर जीन पियाजे की थ्योरी की बात करें या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो इसमें जीन पियाजे ने क्या कहा कि जीन पियाजे प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना निर्माता स्वीकार किया। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा कि ये एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग हैं। मतलब ये स्वयं ही चीज़ों को निर्मित करते हैं। बच्चे जन्म से क्रियाशील होते हैं और वो अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको खुद ही निर्मित करते हैं। इन्होंने बच्चों को क्या कहा है कि लिटिल साइंटिस्ट, मतलब छोटे वैज्ञानिक के तौर पर इनने बच्चों को प्रस्तुत किया है। जबकि अगर बात करें और सारे जो बहुत सारे विचारक हुए उनमें से एक महत्वपूर्ण विचारक थे जॉन लॉक। जॉन लॉक को आप जब सीटेट में देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही फेवरेट टर्म है इनकी टेबुला रासा। मतलब टेबुला रासा का मतलब कि जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो एक कोरे कागज या सफ़ेद प्लेट के समान है। ऐसा इनने किसने कहा? तो जॉन लॉक साहब ने कहा। पर जीन पियाजे ने इनकी बात को सिरे से नकारा। इनने कहा कि जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं कि जन्म से ही क्रियाशील होते हैं और सूचना का निर्माण करते हैं अपनी सूचनाओं का। अब बात करें अगर संज्ञानात्मक कार्यविधि की, संज्ञानात्मक विकास की जो कार्यविधि है उसमें 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ है संगठन, दूसरी है अनुकूलन। संगठन ऑर्गेनाइजेशन, अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन। अगर संगठन की बात करें तो संगठन व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को अपनी पूर्व सूचनाओं में जो रख लेता है उसे क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। संगठन का मतलब कि व्यक्ति जो है अपनी जो पहले से सूचनाएं उसके दिमाग में फीड हैं उनमें किसी नवीन सूचना को बिना किसी हेर फेर किए वैसे ज्यों का त्यों रख लेना, उसे क्या कहते हैं? संगठन। और अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव में संशोधन करता है। जैसे मान लीजिए संगठन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, आपने क्या करा कि दूसरी भी रख ली और बिना उसे बताए, तो वो क्या हुआ? वो हमारा संगठन हो गया। अगर अनुकूलन की बात करें तो पहले वाली हमें नहीं पसंद थी, हमने उसे छोड़ दिया, तो उस पर जो अच्छा मिला उसको हमने रख लिया, तो उसे क्या कहेंगे? अनुकूलन। मतलब यही चीज़ अनुकूलन है। बात करें अब अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है आत्मसातकरण, दूसरा होता है समायोजन। आत्मसातकरण को आप असिमिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं और समायोजन को क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को एक और चीज़ कहते हैं, उसका नाम होता है समविष्टीकरण। मतलब हिंदी में कभी कभी समायोजन की जगह ना देकर समविष्टीकरण दे देगा, तो ये आप याद रखिएगा चीज़, ये टर्म याद रखने की चीज़ है। अगर बात करें आत्मसातकरण से तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि नवीन अनुभवों में जो नए अनुभव हैं उनमें जो
पहले से विद्यमान अनुभव हैं उनको साथ में रख लेना, इसको आत्मसात्करण कहते हैं। जबकि समायोजन का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ में नई चीज़ को रख लेना, क्या होता है, समायोजन होता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको आपने क्या किया, कुत्ता दिखाया और उसे बताया कि ये 2 आँख इसके हैं, 4 पैर हैं, 1 मुंह है, 2 कान है, 1 पूँछ है और इसका रंग क्या है, काला है। तो उसे कुछ दिन बाद अगर बच्चे को क्या दिखता है, बकरी दिखती है, तो वो क्या सोचता है कि जो ये बकरी है ये भी कुत्ता है। तो वो क्या है, बच्चे का आत्मसात्करण है। मगर अगर वो बच्चा इसी चीज़ को मतलब कुत्ते और बकरी में डिफरेंस कर ले जा रहा है तो क्या होता है, ये समायोजन है ना। जैसे गाय के स्थान पर नील गाय को जान पाना कि ये गाय नहीं, ये नील गाय है, तो वो क्या है, बच्चे का समायोजन है। इसे अगर बात करें भारतीय इतिहास में, तो भारतीय जो दर्शन है उसमें क्या कहा जाता है, तो भारतीय दर्शन में से सदृश अनुमान कहते हैं। भारतीय दर्शन को कम महत्व मिला है हमारी बुक्स में, बट ये सदृश अनुमान आप पढ़ेंगे जब आगे कभी तैयारी करेंगे तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अब बात करें अगर अनुकूलन की प्रक्रिया की, तो अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया सर्वप्रथम अनुकूलन में होता है आत्मसात्करण, मतलब किसी चीज़ को धारण करना, अपने अंदर ले जाना, फिर उस चीज़ को अपनी जो सूचनाएं आपके अंदर हैं उनमें संतुलन स्थापित करना। अब आपने कोई नई सूचना अपने मस्तिष्क में रखी तो वो क्या करेगा कि एक नई स्थिति पैदा कर देगा आपके सामने की, मान लीजिए कि ये जो अभी बताया था कि एक कुत्ता है और वो उसके 2 पैर हैं, 4 पैर हैं, सॉरी, 2 कान हैं, 1 नाक है, काला है, और बकरी को बताया तो उसमें उसको नई स्थिति क्या आ जाएगी, उसकी नई स्थिति ये हो जाएगी कि जब उसने बकरी को देखा तो वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है। अब वो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा बच्चा, उसमें असंतुलन का भाव आएगा। मगर धीरे धीरे वो इस चीज़ को धीरे से समझ पाएगा कि जो ये कुत्ता है ये अलग होता है और बकरी अलग होती है, उन दोनों में अंतर कर पाएगा, फिर समायोजन होगा। और इसी तरह ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, मतलब आत्मसात्करण, संतुलन, नई स्थिति, असंतुलन, समायोजन, फिर आत्मसात्करण और संतुलन, नई स्थिति, असंतुलन और समायोजन का ये क्रिया चलती रहती है। अगर पियाजे की बात करें तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जो है वो है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। मतलब बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था होती है उसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। अब बात करें दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह बच्चे के 2 वर्ष से 7 वर्ष का जो एज है उसमें होती है। अगर बात करें तीसरे स्टेज की, तो तीसरी स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु होती है। बात करें अगर चौथी स्टेज की, तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 11 से 15 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल। अगर बात करें इसको याद रखने की, ये चारों अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है पियाजे की। इनसे आपको सीधे कम से कम 3 क्वेश्चन तो पेपर में देखने को मिलेंगे, इन अवस्थाओं से ही देखने को मिलेंगे। और घुमा के अगर बात करें तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं टर्म्स को घुमा घुमा के पूछते हैं। अब बात करें पहली अवस्था की, तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था को अगर बात करें संवेदी गामक अवस्था की, तो संवेदी गामक अवस्था को अन्य किन नामों से जानते हैं यह सबसे पहले देखना जरूरी है। तो संवेदी गामक अवस्था को सबसे पहले अगर बात करें तो संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। हिंदी में आप देख रहे हैं इतने सारे नाम हैं, अगर आप अंग्रेजी में याद रख सकते हैं इस नाम को तो बहुत ही आसान है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, एक ही नाम मिलेगा, सेंसरी मोटर स्टेज। क्योंकि भाई जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनको इंग्लिश आती थी, उनने उस हिसाब से
अपने जो है टर्म्स को बनाया। अब हम लोग इनका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, और अब जो सीटेट पूछता है उसमें क्या होता है, गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा हिंदी अनुवादित कर दी जाती है, तो और भी कठिन शब्द आ जाते हैं। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि सेंसरी मोटर स्टेज को ही संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था या गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी जो उम्र की बात करें तो इसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र। इसमें अगर बात करें तो बच्चा वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। बच्चे को क्या होता है कि बच्चा इसमें प्रथम बार किसी चीज़ को छू कर महसूस करता है और उसे पहचानना चाहता है कि ये है क्या। उसके मतलब उसकी जो सारा जो पहचानने का सिस्टम है, जो अंदर जो सारी फीलिंग्स हैं वो केवल छू के मतलब महसूस करके टच करके ही आती हैं। अगर संवेदी पेशी अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में शिशु को जो है इस अवस्था के शिशु में 1.5 वर्ष का जो बालक होगा उसमें क्या होगा कि वह किसी कार्य को करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है, 1.5 वर्ष का बालक। और इस अवस्था में जो बच्चे व्यवहार करते हैं वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार होता है। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार का मतलब कि बच्चे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, मतलब उनको अगर भूख लगी तो वो रोना चिल्लाना चालू कर देंगे। उनको अगर थोड़ा सा कुछ हुआ तो वो अपने हाथ पैर पटकने लगेंगे। हाथ पैर पटकने का मतलब रोते हैं बच्चे, इस अवस्था में रो के ही अपनी सारी चीज़ें बता पाते हैं। तो ये होता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, मतलब उनको अपने से मतलब है, उनका काम होना चाहिए तुरंत, उसके बाद ही दूसरे काम हो, ये होता है इस अवस्था में। अब बात करें अगली अवस्था की, तो अगली अवस्था दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसको हम अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह बच्चे को जो है पूर्व बाल्यावस्था मतलब 2 से जो 5 साल का समय है वो, और संचय काल का मतलब होता है कि जो हमारा अगर कहें कि बाल्यावस्था और पूरे बाल्यावस्था के बीच के समय को अगर हम देखें तो उसे संचय काल कहते हैं। इनके बीच जो संबंध है उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनका मिला जुला रूप होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को भी जीन पियाजे ने 2 कैटेगरीज में बांटा। पहली कैटेगरी है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो कि 2 से 4 वर्ष की होती है, पूर्व बाल्यावस्था वाले स्टेज हम मान सकते हैं इसको। आंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष, जो कि अगर बात करें सीडीपी के दृष्टि से तो इसे संचय काल कहते हैं, आंत प्रज्ञ काल को। अब बात करते हैं इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की जो क्या क्या विशेषताएं होते हैं। बच्चा जो होता है इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास होता है बच्चे में। आप देखते होंगे, आपने आसपास पड़ोस में भी देखा होगा कि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है उसमें भाषा का अधिकतम विकास होता है। सबसे ज़्यादा बच्चा भाषा में जो कौशल प्राप्त करता है वो इसी एज में प्राप्त करता है। और बच्चे का जो सोचने की क्षमता होती है इस एज में डेवलप होती है, वह चीज़ों को सही से समझता है। मतलब अगर बात करें संवेदी पेशी अवस्था की, तो संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता था, बच्चा चीज़ों को टच करके ही जान पाता था। पर यहाँ पे बच्चा क्या होता है, वह अपने माता पिता, अपने घर परिवार को आसानी से पहचानने लग जाता है। अब जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो पियाजे ने इस अवस्था में क्या कहा है कि इस अवस्था में जो है जो विकास होता है वो संकेत तथा चिन्ह का जो चिंतन है उसके आधार पर होता है। अगर संकेत चिन्ह की बात करें तो इसमें संकेत चिन्ह का सही से अगर एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें एक और शब्द जोड़ा जा सकता है जिसे जीववाद या आत्म केंद्रित व्यवहार कहते हैं। जीववाद का मतलब बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। इस एज में क्या होता है कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको क्या समझता है कि ये भी सजीव हैं, ये भी हमारी तरह हैं। और आप कभी बच्चे को अगर बादल दिखाएंगे, चलते बादल देखेगा बच्चा तो क्या सोचेगा कि इसके भी पैर हैं तभी ये चल पा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, जीववाद। मतलब हर चीज़ में बच्चे को क्या लगता है कि ये भी मनुष्य के समान है। और आत्म केंद्रित व्यवहार से मतलब होता है, अगर बात करें तो आत्म केंद्रित व्यवहार की बात करें तो आत्म केंद्रित व्यवहार का मतलब होता है कि बच्चा केवल अपने ही विचारों को, जो उसके विचार हैं उनको सही मानता है। अगर बच्चे ने कह दिया कि ये आम है तो आपको मानना पड़ेगा ये आम है, बच्चा ये सोचता है। बच्चे में मतलब एक तरह से बच्चा जो है अपनी जिद, अपनी हट को मनवाना चाहता है इस एज पे।
और उसमें क्या होता है, बच्चे में जो तर्क शक्ति होती है उसकी कमी होती है। इस मतलब अगर बात करें कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में तर्क शक्ति की कमी होती है, बच्चा क्यों कैसे ये प्रश्न कम करता है इस अवस्था में। उसका लगता है कि मतलब जो चीज़ें हैं वो होती हैं, वो ऐसे ही चल रही हैं, और जीववाद का इसमें बहुत हाथ होता है कि बच्चा इसमें सब चीज़ों को ऐसे ही समझता है कि हो जाती हैं किसी तरह। इसमें बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो उतना डेवलप नहीं होती 2 से 7 वर्ष में। और पलटावी गुण का भी जो है अभाव होता है, मतलब इनरिवर्सिबिलिटी रहती है बच्चे में कि वो ये नहीं बता पाता है कि 2 × 2 4 होते हैं, और 4 - 2 अगर उससे पूछ लिया जाए 2 होंगे कि नहीं तो वो नहीं बता पाएगा। इसमें अपलटावी गुण का क्या होता है, अभाव होता है। बच्चे में जो है चीज़ें समझने की क्षमताएं कम होती हैं। आंत प्रज्ञ काल में जो बच्चा होता है उसके खेल क्या होते हैं। आंत प्रज्ञ काल की बात करें तो आंत प्रज्ञ काल में बच्चे में जो खेल होते हैं वो सामाजिक खेल होते हैं। सामाजिक खेल का मतलब जैसे गुड्डा गुड़िया, दूल्हा दुल्हन, शिक्षक शिक्षिका, इस तरह के खेल बच्चा इस उम्र में आंत प्रज्ञ काल में बहुत सारे खेलता है। आपने भी खेले होंगे अपनी उम्र में। जब आप अपने सुनहरे दिनों को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने गुड्डा गुड़िया बचपन में खूब खेला है। तो वो वही स्टेज थी। अब बात करते हैं अगली स्टेज की। अगली स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे बोलते हैं ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को आपको हिंदी में कभी कभी अब जब पेपर पढ़ेंगे तो उसे ठोस संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत बार पूछा जा चुका है कि पलटावी गुण बच्चे में कब आता है। तो पलटावी गुण बच्चे में कब आता है, तो पलटावी गुण बच्चे में इसी अवस्था में विकसित होता है ना। क्योंकि इसके पहले आपको हमने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि बच्चे में अपलटावी गुण होता है, पर इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चीज़ों को पलटावी गुण मतलब रिवर्सिबिलिटी बता देता है। वो बच्चे को आसानी से मतलब 2 × 2 4 होता है, फिर अगर उसे पूछ लें कि लेकिन जो है 4 - 2 2 कैसे हुआ, तो वो समझ जाएगा, आसानी से समझ जाएगा कि बच्चा कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ ना। 2 + 2 उससे पूछ ले 4, फिर उसको दे दें 2 × 2 4, तो आसानी से बच्चा चीज़ों को उलट पलट कर बता सकता है। बात करें अगर मूर्त वस्तुओं के बारे में, बच्चा इसमें ठीक ठाक तर्क करता है इस अवस्था में। मूर्त चीज़ें मतलब बच्चों को कुछ दिखा दें आप तो वो उसके बारे में जानने की उसकी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर बात करें इस अवस्था में संक्रिया जैसे गुणा जोड़ घटाना, भाग के अतिरिक्त लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ें भी बच्चा आराम से समझने लगता है। बौद्धिक संक्रियाओं की बात करें, बाह्य जगत को महत्व देता है बच्चा कि मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जो संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें हमने क्या पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि पलटावी मतलब आत्म केंद्रित होता है बच्चा। पर इसमें क्या होता है, बच्चा बाह्य जगत को महत्व देता है, बाहर की दुनिया को जानना चाहता है। यह स्टेज लगभग अगर बात करें तो स्कूल स्टेज होती है, गैंग एज, स्कूल एज, आपने बहुत सारे नामों से इसे पढ़ा है। डर्टी एज, इसी एज को कहते हैं बाकी सारे जो विद्वान हैं। पर जो इस स्टेज को पियाजे ने कहा उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, इसमें बच्चा बाह्य जगत से जुड़ता है, मतलब स्कूल जाता है, स्कूल में उसका सर्किल बनता है, फ्रेंड सर्किल, उनको भी महत्व देना शुरू कर देता है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके सीटेट की दृष्टि से। पहला होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब कि बच्चा चीज़ों को उनके अधिकार क्षेत्र में जानता है कि किसके अधिकार में। जैसे आपने मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी है पापा हैं, तो वो जानता है कि किस चीज़ पे मम्मी का हक है, किस पे पापा का है, उसको ये पता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी के घर में बाहर कुर्सी बेचने वाला आया, तो पापा ने बिना पूछे मम्मी से अगर कुर्सी ले ली तो वो बच्चा कहेगा पापा से कि आज तुमको डांट पड़ने वाली है पापा, लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इन सब चीज़ों में मम्मी का हस्तक्षेप होता है, ये सब मम्मी के अधिकार हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। या पापा ने किसी की वस्तु उठा कर दे दी, या आपने किसी दूसरे का, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है, अब वो अभी क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक हो 7 से 11 वर्ष में, और आपका एक बड़ा भाई है जो तो किशोरावस्था को लांघ चुका है, आपने उसके कपड़े पहन लिए, तो वो क्या कहेगा कि अच्छा आज आपने भैया के कपड़े पहने हैं। तो इस चीज़ से उसको संरक्षण, उसे पता होता है चीज़ें किसकी हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चा जो पूर्ण और अंश के बारे में पूरी जानकारी, पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना सीख जाता है। मतलब बच्चे को आप पूरा दिखाएं और फिर उसका आधा भाग दिखाएं, या
मान लीजिए किसी चीज़ में आपने गिलास में पानी भरा और उसी पानी को आपने बर्तन मान लीजिए कटोरे में डाल दिया, तो बच्चा जान जाता है कि ये पूरा उतना ही है या कम है कर दिया गया उससे या उससे ज़्यादा हुआ है। इन सब बारे में बच्चा आसानी से बता सकता है। चीज़ों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब वो चीज़ों का वर्गीकरण आसानी से सीख जाता है कि बच्चा आसानी से वर्गीकरण सीख जाता है, मतलब कि जो उसके उपयोग की वस्तुएं हैं उनको आसानी से अलग कर लेगा, जो दूसरे के उपयोग की वस्तुएं उनको अलग कर देगा। इन सब चीज़ों को खेल की जैसे वस्तुएं उसे दी जाती हैं तो बैट बॉल को अलग रख लेगा, फुटबॉल अलग जान जाएगा, तो मतलब वो वर्गीकरण करना सीख जाता है इस उम्र में। अब बात करते हैं आखिरी स्टेज की, पियाजे की जो लास्ट स्टेज बताई है उनने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है चिंतन में उसके पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता का मतलब बच्चा क्रम से वस्तुओं को सीखना, मतलब हर चीज़ का इंटरकनेक्ट करके सीखना जान जाता है कि मतलब ये चीज़ इससे है। जैसे आपने उसको किसी पत्ती के बारे में दिखाया तो वो जान जाता है कि ये पत्ती दुई, मतलब इसमें जो है इसका स्टेम कहाँ है, इसका तना कहाँ कैसा था, मतलब ये किस चीज़ की है, ये सारी चीज़ें जान जाता है वो। मान लीजिए उसको आपने फूल दिखाया तो फूल में वो जान जाएगा कि ये इसका डंठल है पकड़ने के लिए, ये गुलाब का फूल है या ये गेंदे का फूल है। ये सारी तार्किक चिंतन उसके बारे, और उसमें क्या होता है अमूर्त चिंतनों का भी जो विकास होता है वो बहुत हाई लेवल पर हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन आने लगते हैं बच्चों को। अमूर्त चिंतनों का मतलब जो चीज़ें उसे नहीं दिखाई दे रही, आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उनका भी जो है वो आसानी से अपने दिमाग में बिठा लेता है कि ये चीज़ होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपने क्या बताया, एक आयत के बारे में बताना शुरू किया, तो बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि ये 4 भुजा वाले आकृति के बारे में बता रहे हैं। ऐसा अभी इन्होंने बनाया नहीं, पर ये आगे जाके क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल ही बनाएंगे, एक आयत ही बना देंगे अभी। तो हमें वो इन सब चीज़ों का जो उसे उदाहरण के थ्रू नहीं दिख रही है फिर भी उनके बारे में वो जान जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब ये समस्या समाधान, मतलब समस्याओं का समाधान। इस स्टेज पे बच्चा क्या होता है कि अपनी हर समस्या का समाधान करने लग जाता है। हर समस्या का समाधान मतलब कि वो समस्याओं के समाधान को खोजने लगता है, खोजबीन ज़्यादा करता है कि किसी तरह उसी से चीज़ें हल हो जाएं, दूसरे की मदद ना लेनी पड़े, ऐसा उसके सोच में आने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में बच्चा जो है सामाजिकता का विकास चरम पर होता है। बच्चा जो है सबकी नज़र में सामाजिक प्राणी बनना चाहता है, गुरुओं की नज़र में मतलब उनके पैर छूना, ये सब बच्चा बहुत ही शिष्ट मैनर्ड में आना चाहता है, जिससे कि उसका जो है समाज में एक स्थान बन सके, इसलिए इस स्टेज को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। तो आज के अपनी इस क्लास में बस इतना ही। जीन पियाजे के बारे में हमने आज पूरा आपको बताया। यह क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज जैसा कि हमने क्लास के शुरू में ही कहा था कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को इस क्लास की अहमियत को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर इसे सुनिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। तो स्वतंत्रता दिवस है, उस पर कुछ बात कहनी ज़रूरी है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में ना जाने कितने वीरों ने जान गंवाई है, तब जाकर यह आज़ादी हमने पाई है। तो इस आज़ादी को बनाए रखना ये हमारा दायित्व है। और आज की इस क्लास को विराम देते हैं हम इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।